अस्सलाम वालेकुम। सादिक लाइब्रेरी में खुशामदीद। चलिए सुनते हैं आगे बाजीगर में क्या हुआ। सुबह नाश्ते के बाद वो मुझे साथ लेकर बाहर निकल आया। मुनीर अली से उसने कह दिया था कि वो दोपहर के खाने पर हमारा इंतजार ना करें। मुनीर अली ने पसो पेश किया और हमारे साथ चलने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर विठल को नामादा देखकर वो चुप हो गए। हम मोहल्ले की गलियों से गुजरे तो मुनीर अली के दो एक शनासा मिल गए और कुछ दूर तक हमारे साथ चलते रहे। वो हमारी राहबरी के ख्वाहिशमंद थे। विठल ने बड़ी मुश्किल से हमसे छुटकारा हासिल किया। सब्जी मंडी से निकलकर हम शहर के खास बाजार में आके दुकानें खुल रही थी और सड़कों पर लोगों की तादाद में रफ्ता रफ्ता इजाफा हो रहा था। जिसलेमर कोई बड़ा शहर नहीं था। 2-3 घंटे में हमने शहर का खासा फासला तय कर लिया और गुंजान आबादियों से गुजरते हुए एक निस्बतन कम आबाद इलाके में आ गए। विठल परचून की एक दुकान पर ठहर गया। वहां धोती बांधे एक दुबला पतला शख्स एक फट्टे पर बैठा था और डिब्बे में सरसों का तेल डाल रहा था। जैसे ही गाहक दुकान से हटा, विठल ने उसके पास जाकर पूछा, क्या वो रियासत टोनक से आए हुए एक शख्स आलम हा को जानता है? दुकानदार ने लाइल्मी जाहिर की और बोला, किधर का पता बताया है? पता हमको मालूम नहीं, पर इधर ही कहीं बोला था। विठल ने कहा, वो यहाँ किसी बड़े रईस नवाब के यहाँ काम करता है। उसे यहाँ आए हुए दिन हो गए हैं। कौन सा रईस? दुकानदार बेदिली से बोला, इधर कोई एक दो रईस लोग तो नहीं रहते। जब तक पूरा नाम पता ना हो हम क्या बोले? उसका नाम कुछ राना वाना से शुरू होता है। यह सुनकर दुकानदार की आंखों में चमक पैदा हुई, लेकिन वो सपाट लहजे में बोला, इधर राणा राव भी बहुत हैं, पूरा नाम बोलो। हमको बताया था कि उसकी बहुत बड़ी हवेली है। राणा शमशेर अली खान, राणा मेहताब खान, राणा। विठल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और इन दोनों के पते पूछ लिए। चलते चलते दुकानदार ने हमें मशवरा दिया कि पहले हम राणा मेहताब की तरफ जाएं, क्योंकि वहां नौकर चाकर बहुत हैं और उसकी हवेली भी दूर नहीं है। शायद वहीं से हमें हमारे मतलूबा आदमी का पता चल जाए। पता मुश्किल नहीं था। हमने दुकानदार के बताए हुए रास्ते पर कोस भर का फासला तय किया होगा कि सामने पत्थरों से खिंची एक चार दीवारी नजर आई। वो किसी कले से मुशाबा थी। अंदर दरमियान में वाकई इमारत की बलाई मंजिल की मेहराबें, बारादरी और शहनशीन दूर से साफ दिखाई देती थी। चार दीवारी के सामने का और बाएं तरफ का हिस्सा खाली पड़ा था। दाएं तरफ कच्चे पक्के मकानों, झोंपड़ियों और मवेशियों के बाड़े पर मुश्तमिल एक छोटा सा मोहल्ला था। वस्त में लकड़ी का बना हुआ एक कदादम दरवाजा था। उस पर पीतल के नुकीले सींग नुमा मुठ और कड़े नसब थे। उसमें से हाथी बासानी गुजर सकता था और वहां सरों पर पीली पगड़ियों और कमर से सफेद पटके बांधे तलवार लटकाए कई आदमी मौजूद थे। वो यकीनन पहरेदार होंगे। दरवाजे के दोनों पट खुले हुए थे और इसके दोनों जानब कोठरियां बनी हुई थी। खुले हुए पटों से अंदर बाग और इमारत के एक हिस्से की सिर्फ झलक नजर आ सकती थी। लोग किसी रोक टोक के बगैर अंदर आ जा रहे थे। बाहर की तरह अंदर भी चहल पहल थी। बाहर से दरवाजे मिली हुई सबील के गिर्द फकीरों और माजूरों की एक टोली कितार से बैठी हुई थी। हमने दूर दूर रहकर चार दीवारी का चक्कर लगाया। चार दीवारी ज्यादा बड़े इलाके का अहाता नहीं करती थी, लेकिन उसकी दीवारें हासी ऊंची थी। कहीं कहीं दरमियान में छोटे बड़े दरवाजे थे, उनमें से बेशतर बंद थे। बड़े दरवाजे के बिलमकाबल पुस्त पर उस जैसा एक और बड़ा दरवाजा था जो शायद महीनों से खोला नहीं गया था। पिठल न फसील के करीब गया, न वहां किसी आदमी से उसने कोई बात की, बल्कि थोड़ी देर बाद वो इमारत से दूर होता चला गया। हम वापस बड़े बाजार में आ गए। मैंने तहिया कर लिया था कि अब उससे कुछ नहीं पूछूंगा। वो भी तमाम रास्ते मुझसे नहीं बोला। बाजार के करीब का तमाम इलाका गुंजान था। हम मलिका गलियों और सड़कों से गुजरते हुए बाजार के इख्तिताम पर एक होटल में दाखिल हो गए। होटल में कम ही लोग थे। अगले हिस्से में एक बड़े से चपटे कड़ाव पर पराठे पकाए जा रहे थे और चूल्हों पर बहुत सी देगचियां चढ़ी हुई थी। होटल की दीवारें पीली थी और इस पर बैल बूटे, शेर और हरनों की तस्वीरें बनाई गई थी। लंबी लंबी बेंचों के साथ इस सिरे से उस सिरे तक स्कूल की डेस्कों की तरह मेजें लगी हुई थी। तेज रिकॉर्डों का शोर अंदर गूंज रहा था। विठल एक कोने में जाकर बैठ गया। चंद लम्हे बाद बैरे ने खाने की फेरिस्त बनाकर हमसे खाने के लिए पूछा। विठल ने हाथ झटक कर कहा, कुछ भी ले आ। बैरा खड़ा रहा और आंखें चढ़ाकर बोला, बोलो क्या खाओगे? 2 आदमियों का खाना ले आ, विठल ने ऊंची आवाज में कहा। विठल की आवाज पे होटल में बैठे हुए दूसरे लोग भी मुतवज्जा हो गए थे। बैरा बड़बड़ाने लगा और वहीं से चीख कर बोला, खुदन इधर 2 नया पंछी बैठा है, पंछी को पंछी खिला। 2 प्लेट स्पेशल असील को आग दिखा दे। तमाम लोग हंसने लगे। विठल ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो दूसरे कोने में बैठे हुए एक उधेड़मा शख्स को घूर रहा था। उस शख्स की मूछें ऊपर उठी हुई थी। निचला होंठ किसी कदर बाहर निकला हुआ था। कद दरमियाना, सीना चौड़ा और रंग मुटियाला था। गालों की हड्डियां उभरी हुई थी। कान बड़े थे और सर पर छोटे छोटे बाल थे। वो सबसे अलग थलग बैठा था। चाय का एक खाली गिलास उसके आगे रखा था। विठल ने उसकी तरफ देखा तो उसने अपना निचला होंठ दांतों में दबा लिया। फक्तन विठल ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। पहले वो झिझका, लेकिन विठल का इशारा वाज़िह था। उसके माथे पर शिकने पड़ गईं। वो तेज से उठा और अपने दोनों हाथ कोले पर रखे सीना आगे करता कश लगाता हुआ हमारे पास आकर खड़ा हो गया। क्या है जी? उसने मुंह बनाकर पूछा। मुंह को ठीक कर, विठल ने तुर्शी से कहा। बैठ जा। क्या बात है? वो नखुआ से बोला और बेंच पर फैल के बैठ गया। उसका एक हाथ जेब में चला गया था। वो पूरी तरह चौकन्ना था। हाथ बाहर निकाल ले। इधर धंधा कैसा है?
विठल ने पूछा। धंधा? कैसा धंधा? वह चौंक के बोला। अबे धंधा कैसा होता है चिड़ी मार। कौन हो तुम? उसका चेहरा बिगड़ गया। तुझको क्या दिखाई पड़ता है? मुझको मुझको उठाई गिरे लगते हो। तूने ठीक जाना, मुर्दार नहीं है। काम बोलो। इधर अजनबी हैं, अपन दूर से आए हैं। तो ऐसा बोलो। वह अपने पीले दांत निकाल कर बोला। किधर से आ रहे हो? दिल्ली से। दिल्ली से? वो उछल कर बोला। उधर से इधर? ये तो मरघट है। उसने गाली देके कहा। इधर धंधा किधर है? ये तो रियासत है बाबा। धंधे का मजा तो उधर अजमेर पार है। अजमेर में बहुत सुख से था, पर मजबूरी साली इस नामराज जगह पर ले आई। इधर रेत ही रेत है। अपनी भी मजबूरी है। ठीक है, फिर इधर ही रहो, पछताओगे। इधर और कौन कौन है? इधर तो हम ही हैं। उस तरफ 8-10 पखेरू खाक छानते फिरते हैं। हमने तुमसे बोला नहीं, इधर उस जैसा नक्शा नहीं है। सब ससुरे आपस में कटते मरते फिरते हैं, एक दूसरे का हक मारते हैं। कहाँ बैठते हो? बैठने से तुम्हारा मतलब है मिल बैठने का? हाँ, तुमने कोई पाड़ा नहीं बनाया? पाड़ा? वो हंसने लगा। इधर तो सिर्फ जानवर का पाड़ा बन सकता है। इधर माल ही नहीं है लोगों के पल्ले। बस एक परथू है, उसके 5-6 छोकरे हैं, साले भीख मांगते फिरते हैं, हाथ लपक उचक के। दीवारें फांदने के सिवा ढंग का कोई काम नहीं आता। पाड़ा इधर कैसे चलेगा? जो भी जरा ऊंचा उठता है राजा लोग अपने थान से बांध लेते हैं, और वो ऊपर जाके अपने ही आदमी का गला काटता है। राजा लोगों के पास जो गया वो सदा के लिए धंधे से गया, हत्थे से गया। उसे फिर धंधे की जरूरत भी क्या पड़ी है? मुफ्त में ऐश मिलता है। अपने को भी इधर राजा दास देव ने बोला था कि तुम हमारे अस्तबल में जुगाली करो। हमने साफ ना कर दी, और उसके सामने तो नहीं, पर दिल में कहा पट्टा डाल के खाने से खुला भूखा रहना ठीक है। ये राजा लोग, इनसे क्या काम लेते हैं? राजा लोगों की चाकरी। वो कान पर हाथ रख के बोला। मुर्गा बनाते हैं, मुर्गा लड़ाते हैं। राजा लोगों का भी एका नहीं, एक दूसरे से खार खाते हैं, और इन पालतुओं को भौंकने काटने के लिए भेज देते हैं, और भांड होली खेल के आ जाते हैं। कभी जुआ जीत गए, कभी हार गए। इधर उधर दोनों तरफ से यही लोग मरते हैं। जहाँ राजा लोगों को टेर नजर आती है, वहीं इनको चबक मार के दौड़ा दिया जाता है। साले भड़वे हैं, छोकरी उठा के मालिक के लिए लाते हैं, और जिसको मालिक बोलता है टुस कर देते हैं। मत पूछो बाबा, इधर कैसा कैसा खेल होता है। राजा जेल में जाने वाले के घर में कुछ दाना डाल देता है, और काम की जोरू बहनें घर में रख लेता है। हम क्या क्या कहानी बताएं। इधर एक से एक नवाब राजा माइका लाल पड़ा है। हम इधर के देखे वाले ना होते तो इधर के जाल में जरूर आ जाते, पर सुरमा लगा के आए थे। बैरे ने प्लेटों में बुनी हुई मुर्गियां लाकर रख दी थी। विठल ने उसे भी खाने में शरीक कर लिया। खाने के दौरान में भी वो बातें और विठल हूं हाँ करता रहा। अब हम इधर आ गए हैं, विठल ने सर उठाकर कहा। ठीक है बाबा, तुम आ गए हो, हम भी देख रहे हैं तुम आ गए हो। हम अपनी बात नहीं बोलते। दो एक आदमी कम ज्यादा होने से अपन का कुछ नहीं जाता, लेकिन वो उधर जो अपनी माँ के दुश्मन खोंटे खोंटे फन फैलाए बैठे हैं, वो रहते अंदर हैं, पर एक आंख अंदर एक बाहर रखते हैं। जो बाहर खुले हुए हैं वो भी उनकी हड्डियां चाटने के लिए जुबान निकाले पीछे पीछे लगे रहते हैं। हड्डी मिल ही जाती है। ये दुम छले शहर की मंदी तेजी की पल पल की बात उनके कानों में टांगते हैं। अभी अपने को ही ले लो। 6 बरस बाद इधर लौटे तो सब ने तोते का जूठा खाया हुआ था। सबकी आंखों में तोता मूद गया था। हरामियों ने बहुत उठक बैठक करवाई, लेकिन ज्वाला, बाजार वालों से जाके पूछो, ज्वाला एक छदाम पीछे नहीं खिसका। साले समझते थे हम उधर खाली बैठे होंगे। वो मुंह में कुल्ली करके उसे पी गया। हमें पहली बार मालूम हुआ कि उसका नाम ज्वाला है। वो बहुत तेज तेज बोल रहा था, जैसे हम बहुत दिनों बाद उसे दोबारा मिले हों। विठल ने उसे अपना नाम दलन और मेरा भूरा बताया। होटल के तकरीबन तमाम आदमी कनखियों से हमारी तरफ देख रहे थे। रिकॉर्डों के शोर से हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन वो सब कान लगाए हुए मालूम होते थे। बैरा प्लेटें उठाने आ गया था, और मैंने देख लिया था कि उसने हमसे नजरें बचा के ज्वाला को आंख मारी है। ज्वाला ने उसे झिड़क दिया। आंख फूट गई तेरी। घास चरते चरते आदमी की पहचान भूल गया। पैसा हम देंगे, हमारा बाप देगा। बैरे ने होंठ सुकोड़े ही थे कि ज्वाला ने उसके हाथों में रखी हुई प्लेटों पर हाथ मार दिया। जोर का छनाका हुआ। होटल का मालिक दरवाजे के पास ही बैठा हुआ था। वो अपनी चौकी से उठ के भागा, वो हमारे पास आया और ज्वाला के शाने थपथपाने लगा, लेकिन ज्वाला ने शाने झटक के उसे दूर कर दिया। एक दिन हम दोनों को फ्राई कर देंगे। वो गरजता हुआ बोला। साले आदमी नहीं देखते, तुम्हारे शहर में तुम्हारी माँ के यार आए हैं। होटल का मालिक टूटी हुई प्लेटें खुद उठाने लगा। बावर्ची भी उसकी मदद के लिए आ गया। उसने बैरे को धक्का देकर एक तरफ कर दिया। गाना खत्म हो गया था और सुई हाली रिकॉर्ड पर घूम रही थी। हर शख्स दम बखुद बैठा था। जब तक होटल के मालिक ने अपनी जगह वापस जाकर रिकॉर्ड नहीं बदला, खामोशी नहीं टूटी। बैरे ने दबे पांव आके पानी से भरे हुए गिलास हमारे सामने रख दिए। ज्वाला ने उसे उबलती हुई आंखों से घूर कर देखा, लेकिन बैरा गर्दन झुकाए जल्दी वापस हो गया था। हम क्या बोल रहे थे? ज्वाला ने अपना माथा ठोंकते हुए धीमी आवाज में विठल से पूछा। हमें याद नहीं, विठल ने सपाट लहजे में जवाब दिया। ज्वाला के चेहरे की लकीरें बढ़ गईं। उसने अपने सर को तेज से झटका दिया और गिलास मुंह से लगा के एक ही सांस में खत्म कर दिया। हाँ, हमको याद आया। वो चमक कर बोला। हम कह रहे थे कि तुम्हारे दिमाग में उधर की बात है, तो उधर का घोड़ा इधर रेत में ठीक से नहीं चलता, समझे? कोई और बात करो ज्वाला, जो तुम पूछो।
वो सर्द लहजे में बोला। हमने तुमसे कहा है कि हम इधर आ गए हैं। और हमने क्या बोला? अरे बाबा, हमने बोला ठीक है तुम आए हो तो इधर ही रहो। इधर जमीन की कमताई नहीं है, पर आका पीछा बताए देते हैं। बात को मत कहना कि हमको खबर नहीं हुई। याद रखोगे कि पहले ज्वाला मिला था। हम बोलते हैं लौट जाओ, इधर बहुत खबारी होती है। और अगर तुम्हारे ध्यान में यह है कि तुम किसी राजा नवाब के वहां घुस जाओगे तो ऐसा कर लो, पर यह भी ध्यान में रखना कि राजा लोग जब तक सर नीचे पैर ऊपर करके नहीं देख लेते उस वक्त तक हाथ नहीं रखते। उधर जाके पहले अपनी तोल करानी होगी। एक माशे का फर्क होगा तो मुंह फेर लेंगे, और वो लोग जो इनके आए बाएं बैठे हैं साले पहले ही तराजू में पासन का फर्क कर देंगे। वो तुम्हारे जाते ही खड़े नहीं हो जाएंगे कि उस्ताद आओ, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। राजा को तो बाद में पता चलेगा, वो तुमको दरवाजे ही से रास्ता दिखा देंगे। राजा लोग को अपना पता कराने के लिए पहले इधर बाजार में बहुत दिनों तक झटका करना पड़ेगा, और वो तुम्हें खुला छोड़ देंगे। साले वक्त आने पर सब मिल बैठ के एक हो जाएंगे। उधर पगड़ी वालों को माल चढ़ा के इशारा करेंगे कि शिकार किधर है। असामी बोलो ज्वाला, विठल ने बोझल आवाज में कहा। असामी? ज्वाला सटपटाते हुए बोला। हाँ असामी, विठल ने जोर दे के कहा। आने के बाद लौटना हमको नहीं सिखाया गया। नई जगह सब कुछ ऐसा ही होता है। हमको जगह बोलो, बाकी हम पे छोड़ दो। हम तुमको 10 जगह बोल सकते हैं, वो तेज से बोला, पर बाबा हमारी बात समझो। हम इधर रिजक की जगह बैठे हैं और तुम पहले हमारे पास आए हो। इधर एक से एक रंडी का। असामी बोलो, विठल ने तुंदी से कहा। ज्वाला के जिस्म में एक लम्हे के लिए बिजली सी चमकी, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो संभल गया। उसने बैरे को आवाज देकर चाय लाने के लिए कहा। बैरा गिलास रख के वापस चला गया और वो हमें उकताए हुए लहजे में इस शहर के रऊसा के नाम और उनसे मुतल्लिक आदमियों की तफसील बताने लगा। कौन पहले कहाँ था, किसने क्या किया, कौन किस चीज का माहिर है, किसकी हु कैसी है, किसने कितने आदमियों से चाकू छीना और छिनवाया है, वगैरह। विठल खामोशी से सुनता रहा। इन्हीं नामों में 2-3 नामों के बाद राना महताब का नाम आया तो मैंने बेख्तियार विठल की तरफ देखा, मगर वो आंखें मूंदे चाय पी रहा था। ज्वाला बता रहा था कि राना के पास जसलीमर के अलावा बीकानेर, अहमदाबाद और अजमेर के आदमी भी मुलाजिम हैं। राना इतने बहुत से आदमियों का क्या करता है रे? विठल ने पूछा। क्या करता है? वो बिछर कर बोला। अचार नहीं डालता बाबा। राजा लोगों की शान ही इन लोगों से है। ये ना हो तो राजा लोग आते भी नहीं। रुपया वैसा भी हाथ पांव मांगता है। जो काम राजा लोग अपने हाथ पैर से नहीं कर पाते वो इनसे कराते हैं। ये इनके दूसरे हाथ पैर हैं। एक को दूसरा उल्लू समझता है, और उल्लू कौन है ये हमारे बोलने की बात नहीं। तुमने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। राना की बहुत लंबी चौड़ी जमीनें हैं, गांव के गांव हैं। ये लोग उसकी जमीनों पर जाके किसानों से अपना भी भत्ता वसूलते हैं, और राना का भी। वो अपने मालिक के लिए घर घर नई नई छोकरियां ताकते रहते हैं। इधर छोकरी का बदन पकना शुरू हुआ, उधर उनके फेरे शुरू हो गए। छोकरी अभी 2 हाथ ऊंची नहीं हुई कि ये उसकी बोली बोल देते हैं। छोकरियां तो गैया होती हैं, छोटी सी गठरी में आ जाती हैं। ये हराम के जने तो हाथी जैसा आदमी उठवा लेते हैं और पता नहीं चलता कि किधर छू हो गया। राना की कितनी बीवियां हैं? बीवियां? ज्वाला के मुंह से हंसी छूट पड़ी। कैसा बोलते हो बाबा? वो रोज एक औरत को सुहागन बनाता है। वैसे 2 बीवियों के बच्चे राना के नाम से बोले जाते हैं। बोलते हैं कि राना छोकरी को एक बार छू के दोबारा हाथ नहीं लगाता। कभी कुछ और नहीं मिलता तो उसके आदमी ढूंढ डांट के उसके लिए नचनियां और कंजियां ले आते हैं। कंजियां चाव से राना को महताबी पुकारती हैं। राना को बस यही एक शौक है। उधर जसलेमर में उस जैसा रंगदार आदमी कोई नहीं। हवेली में रोज रात को नाच गाना धूम धड़का होता है। हम तो उधर कभी नहीं गए, लेकिन यही छट्टिंगर लोग बोलते हैं कि रात को नीले पीले शीशे जड़े कमरे में इधर शहर के और आसपास के बहुत से राजा नवाब लोग इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे पर विलायती शराब का छिड़काव करते हैं। हवेली से हर महीने पगड़ी वालों को पैसा जाता है। अभी पिछले दिनों राजा की बहन की सगाई हुई थी। बरात नजाम हैदराबाद शहर से आई। 15 दिन तक मेला ठेला लगा रहा। मनो टनो गोला बारूद फूक दिया गया। हर तरफ से गाने बजाने और कोले मटकाने वालियां आई। एक इंदर सभा अंदर जमती थी तो एक बाहर मस्तानों के लिए। राना ने कई हाथी अजमेर से मंगवाए थे। बैंड बाजे वाले तो तुम्हारे दिल्ली शहर से आए थे। राना के हाथ तुमने कौन कौन से खास आदमियों के नाम बोले थे? विठल ने थमी हुई आवाज में पूछा। हमने बोला उधर एक आदमी नहीं है, ज्वाला ने बरमी से कहा। एक से एक नगीना है। उधर राठौर है, जानू है, फरीद खान है, जिसका नाम राना ने सोहराब खान रख दिया है, अच्छू है, काले मियाँ है, दिलबर है, चीता सिंह है, अजीत सिंह है। किस किस का नाम बोले? और इन सब से बढ़कर रुस्तम खान है। रुस्तम का नाम पहले बशीरा था। राना ने उसका नाम भी बदल के रुस्तम रख दिया। बशीर राना के पास हवेली में ही रहता है। उससे ज्यादा कोई और राना का मनचड़ा नहीं है। राना उधर भोपाल में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ मेहमान था। शिकार खेलते हुए किसी झगड़े में उसने बशीरे के हाथ की बिजली देख ली। फिर वो बशीरे को साथ ही ले आया। चाकू बशीरे के हाथ में आके साला गूंद से जैसे चिपक जाता है। वो चीते की तरह अपने शिकार पर झपटता है। राना पे ऐसा जादू कि बशीरे को रोज देखे बिना इसको चैन नहीं मिलता। बाकी लोग भी बशीरे का बहुत ख्याल रखते हैं। जब कोई खास काम होता है तो राना बशीर ही से बोलता है, वरना वो साला हवेली में हिंटता रहता है और रग पट्टों को तेल पिलवाता रहता है। राना ने बशीरे को घोड़े की सवारी भी सिखा दी है। राना का हुक्म है कि बशीरा जो चीज भी मांगे उसे तुरंत दी जाए। बोलते हैं कि बशीरा रोज सुबह अपने लिए बादाम, पिस्ते, दूध और मेवे का
जो कुश्ता बनवाता है उसका एक गिलास राना को भिजवाता है, खुद पीता है। राना ने उसकी शादी भी अपने एक पुराने आदमी की बेटी से करा दी है और बशीरा की माँ को भी भोपाल से बुलवा लिया है। जसलेमर में और दूर दूर बशीरा का चाकू गिराने वाला हमारी जान पहचान में नहीं है। एक बार हमने भी उसे फरीदान से लड़ते देखा था। फरीदान डैल डोल में उससे बेशी है। इसने बहुत जोर किया, लेकिन बशीरे ने चाकू उसके हाथ में रखे हुए उसे जैसे बांध दिया था, एकदम जाम कर दिया था। फरीदान उसके फंदे को नहीं तोड़ सका। फिर उसने चाकू बशीरे के पैरों पर फेंक दिया और बशीरे ने उसको गले लगा लिया। उसी दिन राना ने फरीदान का नाम बदलकर सोहराब रख दिया था। बशीरा बहुत कम बाहर निकलता है। उसका काम ज्यादातर यही है कि वो राना के दूसरे आदमियों को हाथ चलाना सिखाए। बस ज्वाला हमको जाना है। ज्वाला बशीरे के बारे में कुछ और कहना चाहता था, मगर विठल ने उसे रोक दिया। ज्वाला हैरान नजरों से हमारी तरफ देखते हुए बोला, क्या अपने से कोई बात ज्यादा हो गई? हमने तुमसे कुछ गलत नहीं बोला है, तुमने सब कुछ ठीक बोला है। फिर क्या तुम ऐसे क्यों उठने लगे? हमको जाना है। वो तो ठीक है बाबा, पर थोड़ी देर अभी और बैठो, अभी और बहुत सी सामियां बाकी हैं। ज्वाला तीखे लहजे में बोला, कल हो सका तो इधर आएंगे। कल किसने देखी है यारा? कल होगी तो आने की कोशिश करेंगे। बैरा करीब ही मौजूद था। विठल ने उसे इशारा करके अपने पास बुलाया और 10 रुपए का नोट उसके हाथ में थमाकर उठने लगा। बैरे ने नोट ले लिया था, लेकिन ज्वाला ने झपट कर उसका गिरेबान पकड़ लिया। बैरे को नोट वहीं मेज पर फेंकना पड़ा। विठल ने उसे नहीं उठाया। ज्वाला बैरे से उलझा हुआ था कि वो आगे बढ़ गया और होटल के चबूतरे से नीचे गली में उतर आया। हम अभी गली में कुछ ही दूर आए होंगे कि ज्वाला ने हमें आ लिया और करीब आकर बोला, क्यों सेठा, कुछ खफा हो गए? हम अपनी माँ की कसम खा के बोलते हैं कि अपना मतलब कुछ और नहीं था। विठल ने उसके कंधे पर हाथ रख के तबकी दी। अभी अपना ख्याल था कि तुमको परथू के पास ले चलेंगे, उस कुत्ते की जात से भी मिलकर देख। मिलेंगे ज्वाला, फिर कभी मिलेंगे। ज्वाला हमसे हमारा पता पूछने लगा, हम कहाँ ठहरे हुए हैं, और बोला कि अगर हमें रहने की कोई तकलीफ हो तो उसका घर मौजूद है, जहाँ उसकी एक बेवा बहन उसके बच्चे रहते हैं। बहन का शौहर लड़ाई में मारा गया था। उसकी और बच्चों की देखभाल ही के लिए उसे वापस जसलेमर आना पड़ा है। वो हमसे और बहुत सी बातें पूछ रहा था, लेकिन विठल ने उसे टाल दिया और वादा किया कि हमें रहने की और कोई ऐसी वैसी मुश्किल पेश आई तो हम उसी के पास आएंगे। ज्वाला विठल की बातों से मुतमईन नहीं हुआ। हाथ के सच्चे लगते हो, पर इधर हाथ को जंग लग जाता है। इधर की बात निराली है, इसलिए हमने ये सब तुमको बोला था। रास्ते भर वो मुसलसल तकरार करता रहा। बाजार भी गुजर गया, लेकिन वो हमारे साथ साथ चलता रहा। फिर विठल ने सब्जी मंडी के नजदीक एक जगह ठहर के तेज लेजे में से वापस जाने के लिए कहा। तब कहीं वो हमसे जुदा हुआ। हम सीधे मुनीर अली के घर नहीं गए, बल्कि एक लंबा चक्कर काट कर दोबारा बाजार में आ गए। विठल ने अचानक एक राहगीर को रोक के तार घर का पता पूछा। मुझे बहुत हैरत हुई, मगर मैंने कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। तार घर और डाकखाना एक ही इमारत में था। विठल ने तार का फॉर्म और खिड़की के अंदर बैठे हुए एक बाबू से कलम मांगकर मुझे थमा दिया और कहने लगा, पीरू को तार दो कि वो पहली गाड़ी से बीकानेर पहुंचे। मैंने बुखलाकर कहा। ये लफ्ज मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया था। मैंने फौरन अपने होंठ भींच लिए और विठल से कोई दूसरा सवाल नहीं किया। एक पता तो तुझे याद होगा। मैंने सर हिलाया और तार के फार्म पर पीरू का पता लिखने लगा। क्या लिखा है? जो तुमने कहा है, पढ़ के सुना दे। लिखा है, फौरन बीकानेर पहुंचो। मगर वहां कहाँ? मैंने मुस्तरब लहजे में पूछा। इतना ठीक है रे। ये तार कब तक पहुंच जाएगी? मुमकिन है रात तक, देर भी हो सकती है। बाबू से कहो ज्यादा पैसे लेकर इसे जल्दी भेज दे। मैंने फॉर्म पर अर्जेंट लिख दिया। बाबू को फॉर्म देकर और पैसे अदा करके हम बाहर चले आए। विठल ने घर जाने की बजाय बाजार से कई चीजें खरीदी। शरीनी, 2 रेशमी गुलाबी दुपट्टे, चूड़ियां, चांदी के कड़े, शेरवानी का कपड़ा, एक शाल। धूप ऊपर जाने लगी थी और हम सामान से लदे भदे घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में मुनीर अली मिल गए। वो हम ही को ढूंढने के लिए घर से निकले थे। विठल ने घर आकर सारा सामान उनके हवाले कर दिया। मुनीर अली ने बहुत इनकार किया, मगर विठल ने मुलाजमा के हाथों सामान अंदर भिजवा दिया। मुनीर अली गालबन ये जानने के लिए बेताब नजर आते थे कि हम कहाँ कहाँ गए थे। नहाने के बाद जैसे ही विठल बैठक में वापस आया और चारपाई पर पांव पसार कर बैठा, मुनीर अली ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की जनाब ने? यूं ही गली गली घूम रहे थे बड़े साहब। विठल ने नरमी से जवाब दिया। कहिए, शहर आपको कैसा मालूम हुआ? मुनीर अली ने तजस्सुस से पूछा। सिर्फ नामों की बात होती है। हाँ, आप सच कहते हैं, मुनीर अली हंस के बोला। ये नहीं, आपके ख्याल में बस्तियां भी आदमियों की तरह होती हैं, मगर साहब, आदमी आदमी में तो बहुत फर्क होता है। हाँ बड़े साहब, बस्ती बस्ती में इतना फर्क नहीं होता। मुनीर अली ने घर पहुंचते ही हमसे खाने को पूछा। हमने मना कर दिया था, लेकिन चाय के साथ खाने ही के बराबर सामान आ गया। वही बड़े अमरूद, केले, संतरे, नाशपाती की चाट, नमक पारे वगैरह। मुनीर अली समझे थे कि शायद हम तकल्लुफ कर रहे हैं। दोपहर का खाना खा के नहीं आए हैं। मेरी हद तक तो उनका ये क्यास दुरुस्त था, क्योंकि मैंने होटल में चंद ही लुकमे लिए थे। चाय पीने के कुछ ही देर बाद विठल ने उनसे कह दिया कि हम आज रात किसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। क्यों भला? मुनीर अली ने हैरानी से पूछा, जैसे विठल ने कोई अनोखी बात कह दी हो। आपने अचानक जाने का इरादा क्यों कर लिया? क्या करें बड़े साहब, जाना तो किसी वक्त है ही। दिन भी कई हो गए हैं। कहाँ, तीसरा ही तो दिन है आज। मगर तीसरा दिन तो अब शुरू हुआ है। नहीं जनाब, अभी आप और ठहरेंगे, उन्होंने हतमी लहजे में कहा। नहीं बड़े साहब, मौका मिला तो फिर कभी आएंगे।